बहुत सारे विषयों पर तो भारत उसके अंदर 8 में से 7 चैलेंज हम अपनी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका चीजों का जिक्र मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारी जो हमारी जो बारे में का है और हमारा जो देश का जो कॉन्फिडेंस है और दुश्मन जो कुछ संदर्भ आ रहे हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट इंटरैक्टिव स्तर पर हो रहा है इंटरैक्टिव स्तर पर हो रहा है निश्चित रूप से ये जो कॉन्क्लेव है ये पर हो रहा है ये हमारे ईस्ट में इसका भी बहुत बड़ा क्योंकि महत्व है क्योंकि हम सब जानते हैं अगर कोई मान लेते हैं तो यार उसके अंदर बिहार और हमारे यार उसके अंदर बिहार और हमारे ये ईस्ट के कोई मान लेते ये जो है ये निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर सारी चीजों को एक्सेल करने में प्रोसेस को और बेहतरीन तरीके से निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इस बात पर प्रयास किया है कि जो डेवलपमेंट है और एक बहुत शानदार तरीका का बैलेंस रखा है। आप सब जानते हैं दुनिया के 18% जो है वो क्या पॉपुलेशन है भारत में और सारे भारत जो है उसका प्रतिशत और शायद बढ़ने के दुनिया के अंदर हम जो है 8 में हमारे प्रकार से तो सारी तकलीफों के बावजूद भी और सारे ये जो डाटा जो पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर हमें कभी कभी लगता है कि हमारे को कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उस सबके बावजूद भी ये खुशी की बात है कि भारत ने ना तो अपना संकल्प कमजोर किया है और न ही भारत ने उसके लिए प्रयास अपना कमजोर किया है। और पिछले 2-3 सालों के अंदर ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तो मुझे 1 वर्ष पूर्व मिली है, 4 साल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के रूप में भी काम करने का मौका मिला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्रालय है और जो एनवायरमेंट का मंत्रालय है ये दोनों मिलकर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSIR भी है, PhD भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, जो ओशन की साइंस भी है, जो वेदर की साइंस भी है, ये सारी चीज़ें और फिर जो एनवायरमेंट के कंसर्न्स ये सारे मिलकर कैसे एक सिनर्जी के माध्यम से जो नई से नई हमें टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करनी है, कोई हिमालयन जो हमारा इकोसिस्टम है उसके बारे में हमारे क्लाइमेट चेंज से संदर्भ में जो रिसर्च होनी है, वहाँ के 34,000 ग्लेशियर्स के ऊपर क्या क्या हो रहा है उसके संदर्भ में जो रिसर्च होनी है, जो अभी सुशील कुमार मोदी जी ने जो क्लीन टेक्नोलॉजी की बात की, क्लीन एनर्जी के लिए बहुत सारी बातें की हैं, इसके संदर्भ में बहुत बड़े पैमाने पर भारत के अंदर हम लोग जो रिसर्च का जो इनपुट है इसको इस सारे विषय के अंदर जो है पूरी तरह से प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में लोगों ने
पर्यावरण के प्रति बहुत गहरी चिंता भी व्यक्त की है और उसके अंदर लोगों ने इन्वॉल्व करना भी अपने आप को शुरू किया है। इस वर्ष आप जानते हैं कि भारत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी कि हम पूरे दुनिया के अंदर दुनिया के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के कार्यक्रम को होस्ट करें। और खाली दिल्ली में ही नहीं, अभी तो हमने देश भर में बहुत स्थानों पर बहुत सारी सरकारों के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम बहुत दिन तक किए। और जो एनवायरनमेंट के जो यूएनईपी के चीफ हैं मिस्टर एरिक, उन्होंने अनेक अवसरों पर इस साल यहाँ पर आकर कहा कि जब 70 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कंसीव किया गया दुनिया में 1974 से लेकर और 2018 तक, 2018 के अंदर जो हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सेलिब्रेशन किया अनेक स्थानों पर, वो शायद अभी तक का जो है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले। और उन्होंने कहा कि इंडियाज परफॉर्मेंस वॉज फार अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे साथ साथ देश की सरकारें, देश के लोग, देश के समाज के लोग वो पर्यावरण के प्रति अपनी गंभीर आस्था रखते हुए वो अपना काम कर रहे हैं। और इस बार जैसा कि थीम वहाँ पर रखा गया है कि हमें अपने प्लास्टिक के पॉल्यूशन से जो है विशेष रूप से अपने समाज को मुक्त करना है, उसके संदर्भ में भी इस अवसर पर मैं जरूर बात करना चाहता हूँ क्योंकि सारी दुनिया का ध्यान हमें इस बात पर आकृष्ट किया गया है कि हमारे जीवन में मुझे यहाँ बड़ी खुशी हुई जब मैंने आके देखा कि क्योंकि अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं तो सबसे पहले सामने प्लास्टिक की बोतल आ जाती है, लेकिन यहाँ मैंने शीशे के गिलास में पानी रखा था, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक से जो हमारे को अपने आप को बचाना है, समाज को मुक्त करना है। हम जानते हैं कि एक छोटी सी स्ट्रॉ भी जो हम एक कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐसे करके फेंक देते हैं, उसको भी डिजनरेट होने में 500 साल लगते हैं। और वो लीटर के रूप में जो है हमारे समुद्र को, हमारे नदियों को, हमारे सारे एटमोसफेयर को जो है खराब करती है, हमारे पशुओं को, हमारे गाय को, हाथी को, हमारी मैरिन लाइफ को, सबके प्राण लेने का काम करती है। इसलिए जो इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है, इसके संदर्भ में भी क्योंकि ये इसी प्रकार के अवसर है, हमको जो प्लास्टिक का जो सिंगल यूज का जो प्लास्टिक है, इसको हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि सन 2022 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सारे देश के लोगों को कि आप सब मिलकर मेरे साथ सपना देखिए कि एक नया भारत हमें भारत के लोगों को डिलीवर करना है 2022 तक। और उस भारत में हम चाहते हैं कि कम से कम जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो समाज के अंदर समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जितना भी प्रयास करने पर 60% प्लास्टिक तो रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन 40% प्लास्टिक जो है वो हमारे एनवायरमेंट में मिशन की तरह से पहुंच जाता है। और इसके लिए हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करें। अभी एक वर्ष एनवायरमेंट मिनिस्टर रहने के बाद और जब मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, उसके बाद जगह जगह देखा, जो जर्मनी में कॉप की मीटिंग में हम गए तो वहाँ देखा कि 30,000 लोगों की भागीदारी होती है। और 30,000 लोगों की भागीदारी के अंदर सुबह से रात तक लोग डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के अंदर शायद सुबह से रात तक कभी कभी इसी बात पे डिस्कशन होता रहता है कि इस रेजोल्यूशन में कौन सी लाइन इस्तेमाल होगी, कौन से शब्द का प्रयोग होगा, कहाँ पर कौन सा देश कहता है कि मैं ये शब्द प्रयोग होने दूंगा, दूसरा देश कहता है मैं ये शब्द प्रयोग होने दूंगा, कोई किसी बात पर आपत्ति करता है और इस प्रकार से रेजोल्यूशन बनते हैं। और अभी 2018 के अंदर भी जो चर्चाएं हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि पेरिस के अंदर जो हमने फैसले किए उनके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को कैसे हम मॉनिटर करके और ये तय करेंगे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी शायद 2-3 वर्ष से यही चर्चाएं हो रही और अभी लोग ये सोच के चल रहे हैं कि शायद पोलैंड में जब इस बार कॉप होगा तो हम उस समय तक ये फैसला कर लेंगे, उस समय हम फैसला कर लेंगे। इसके लिए उसके लिए प्री कॉप की मीटिंग हो रही है जिसके अंदर सुबह से शाम तक इसी बात पर चर्चा होगी। और जो जगह जगह आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में इतने सिम्पोजियम, कितने कंसर्न, कितने रेजोल्यूशन, कितने कैबिनेट नोट्स और कितने प्रकार के फंड, कोई ग्रीन क्लाइमेट फंड है, कोई जो है नेशनल भारत का जैसे अभी कहा कि हमारा नेशनल अडेप्टेशन फंड है, इसी प्रकार से जो है दूसरा जो
इसके लिए कैंपा फंड वगैरह जो है वो भी अभी बहुत जल्दी जो है देश के सरकारों को उपलब्ध होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो मैंने एक पर्यावरण मंत्री के रूप में महसूस किया कि शायद इस सब में बहुत बड़ी भारी कमी ये है कि हम हमारे लोगों को शायद ये बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारी इस सब में सफलता है उसमें जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही योग्य थे, बहुत ही समझदार थे। उन्होंने बहुत साफ सुथरी नदियाँ दी, उन्होंने घने जंगल दिए, उन्होंने हमें जो है घनी उपजाऊ जमीन दी, उन्होंने हमें नेचर प्रकृति का कैसे सम्मान करना है, प्रकृति को कैसे एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ये सब सिखाया। कैसे जीव जंतुओं की कैसे जो है जीव जंतुओं की और प्राणियों के बीच में समन्वय करना है, ये सारा कुछ सिखाया। और इस देश के अंदर हम लोग सीखा है कि ये 10 कुओं के बराबर एक जो है बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाब के बराबर जो है पुत्र होता है, 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। ये हमने सब अपने पूर्वजों से सीखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अच्छी बातें हमारे को डीएनए के रूप में मिली वो शायद हमारे भारत के लोग भी उतनी गहराई, उतनी ईमानदारी और उतनी सच्चाई से जो है उसको याद नहीं रख पाए हैं। और उसी का ये दुष्परिणाम है कि भारत भी आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और ये पर्यावरण की रक्षा करना और इस तरह के विषय जो है इनके साथ जूझ रहा है। तो हमने फिर अपने जब मंत्रालय के अंदर इसके बारे में चर्चा करनी शुरू की तो हमने आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और हमने लोगों से, अपने अधिकारियों से भी कहा और बहुत संबंधित जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ चर्चा की। हमने कहा कि चर्चा करके लोगों के सामने हमारे को प्रस्तुत करना चाहिए कि लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप में से भी मैं अधिकांश लोगों से अगर ये पूछूं यहाँ पर कि आप पर्यावरण के लिए क्या करेंगे तो शायद 90% लोग पर्यावरण के लिए करने के नाम पर एक पेड़ लगाने से अपनी बात को शुरू करते हैं और पेड़ को जो है बचा के रखने की बात पर उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा पर्यावरण और ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये कितने बड़े महत्वाकांक्षी और कितने बृहद विषय इसकी कभी कभी हमें कल्पना नहीं होती। और इसलिए हमने जब आपस में डिस्कशन किया और फिर एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर के लिए हमें क्या करना है, एयर के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या करना है, रिवर के लिए हमें क्या करना है, समुद्र के लिए हमें क्या करना है, कहाँ का हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आप आश्चर्य करेंगे कि लिखते हम लोगों ने करीब 600 से 700 ऐसे छोटे छोटे अच्छे काम जिनको हमने कहा कि पर्यावरण हितैषी काम जो पर्यावरण की रक्षा के अंदर उपयोगी हो सकते हैं वो लिखने में हम लोग सफल हो गए। और उनको लिखने के बाद हमें लगा कि ये जो छोटे छोटे काम हैं, अगर भारत में 1.3 बिलियन लोग हैं और अगर एक भारत का व्यक्ति इन 700 में से एक काम को भी हर रोज करे तो एक दिन करनी पड़ती हो। छोटा अपने जीवन के अंदर, आदतों के अंदर, अपने अप्रोच के अंदर, अपने विजन में, अपने आउटलुक में परिवर्तन करने की जरूरत है। और हमने इन कामों को जो पर्यावरण हितैषी काम है इनको हमने ग्रीन गुड डीड्स का नाम दिया और हमने कहा कि भारत के और दुनिया के हर व्यक्ति को ग्रीन गुड डीड्स को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहिए और उन ग्रीन गुड डीड्स को करने के लिए उसको अपना थोड़ा बिहेवियर परिवर्तन करना चाहिए और उसको अपना बिहेवियर ग्रीन गुड बिहेवियर बनाना चाहिए। और फिर जो बड़े बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मंत्रालय हैं, सरकारी दफ्तर है, जैसे अभी हमने अपना जो पर्यावरण मंत्रालय है और देश के अंदर जो पर्यावरण के दूसरे दफ्तर है उनको निर्देश देकर वहाँ पर जो पर्यावरण हितैषी प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाने के लिए कहा। तो हमने कहा ग्रीन गुड डीड्स अपनाइए, अपना ग्रीन गुड बिहेवियर ऑल्टर करिए, ऑल्टर करके अपना बिहेवियर ग्रीन गुड बिहेवियर बनाइए, अपने संस्थान में ग्रीन गुड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करिए। और इसके बारे में हमने लोगों को कहा
कि ये आपका नैतिक कर्तव्य है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेरिस मीटिंग में कहा था कि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए टेक्निकल विषय नहीं है, ये हमारे लिए सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कंट्री से लेना है, या उनसे हमें फाइनेंस चाहिए इस काम के लिए, ताकि वो जो उन्होंने पाप किया है उस पाप के लिए वो भी जो है उसको दूर करने भागीदार बने। हमारे लिए ये खाली ये नहीं है, हमारे लिए ये नैतिक विषय है। और नैतिक विषय इसलिए है कि ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी इस दुनिया के अंदर जन्म नहीं किया है, फ्यूचर चिल्ड्रन जो अभी इस दुनिया में अपने राइट्स को लड़ने के लिए, अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए अभी पैदा नहीं हुआ है, उन बच्चों के राइट्स की रक्षा के लिए हमें वो सारे काम करने हैं। और इसलिए हमने कहा कि ये आपका एक प्रकार से राष्ट्र धर्म है, यानी हमने उसको नाम दिया कि ये आपकी ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 शब्दों का प्रयोग किया, ये 600-700 ग्रीन गुड्स को बनाया, और ग्रीन गुड्स के लिए ग्रीन गुड बिहेवियर, ग्रीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन गुड प्रैक्टिसेस। और मुझे इस बात को बताते हुए आपको खुशी है कि ये जो हमारा ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट है, इसको देश में बहुत जगह हम लोगों ने लॉन्च किया। हमने करीब 25,000 से ज़्यादा अलग अलग समय पे 2 महीने तक बहुत सारे NGOs को बुलाया, बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को बुलाया, और जहाँ जहाँ भी प्रस्तुत किया, और वहाँ इसको जो है वाइडर एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ। मुंबई में जाके किया, बेंगलोर में जाके किया, हैदराबाद में जाके किया, जयपुर में जाके किया, और स्थान पे किया, और अभी इसको यूनाइटेड नेशंस ने ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। यूनाइटेड नेशंस के जो एनवायरमेंट चीफ है, ही इज टॉकिंग अबाउट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पिछले समय में मुझे ब्रिक्स के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में जाने का मौका मिला, तो वहाँ ब्राज़ील ने, चाइना ने, रशिया ने, साउथ अफ्रीका ने कहा कि हम इसको ब्रिक्स के नेशंस के अंदर इसको अडॉप्ट करेंगे। अगली रशिया में विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ कि वो उसका टारगेट लेकर 25 तक जो है 100% जो है ग्रीन एनर्जी अपने आप को लाएगा। 60% लोग उस देश के अंदर अभी चलते हैं। तो ऐसे जो है दुनिया में देश है जहाँ से बहुत कुछ हमारे को प्रेरणा लेने के लिए है। एक कार के बाद दूसरी कार अगर आपको खरीदनी है तो 300% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इस प्रकार की सोच के साथ वो सारे के सारे देश जो तो आपसे मेरी अपील है। अब आप सब लोग इतनी देर से सोच रहे होंगे कि ग्रीन गुड डीड्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन गुड डीड्स हमें कहाँ से मिलेगा, क्या चीज़ है। तो आज क्योंकि डिजिटल इंडिया का युग है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं दुनिया की हर सुविधा इस टेलीफोन के अंदर उपलब्ध कराना चाहता हूँ, उसके लिए कोई कागज पेंसिल किताब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए बिगिन विद हमने एक डॉक्टर हर्षवर्धन नाम का ऐप बनाया। डॉक्टर हर्षवर्धन एनवायरमेंट मिनिस्टर है आज, तो इसके डॉक्टर हर्षवर्धन नाम का ऐप बनाया, जिसको आप में से कोई भी अभी आधा मिनट के अंदर ही अगर चाहे तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में डॉक्टर हर्षवर्धन लिख के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको ग्रीन गुड डीड्स मिलेगा, और ग्रीन गुड डीड्स खोलने में आप 700 से ज़्यादा ऐसे पर्यावरण हितैषी काम, जिनमें से एक भी आपके लिए करना मुश्किल नहीं है, वो आप अपने जीवन के अंदर जो है उनको अध्ययन कर सकते हैं, उनको अपनाना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद एक एक विषय के ऊपर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने कार्यालय में, अपने घर में आप उसके इर्द गिर्द जो है छोटे छोटे सोसाइटल मूवमेंट डेवलप कर सकते हैं। और खासकर इस ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अभी तक जितने बड़े बड़े आंदोलन जो हुए हैं उनको सफल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और खासकर मैं ये समझता हूँ कि पिछले समय में 25 साल पहले जब पोलियो उन्मूलन के आंदोलन को जन्म देने का मुझे सौभाग्य मिला था, तो मुझे पता है कि दिल्ली के अंदर हमारे जो स्कूलों के बच्चे थे वो पोलियो सैनिक बन गए थे, और पोलियो सैनिक बनकर उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि आज इतने सालों के बाद वो आंदोलन के माध्यम से हम हमारे देश को पोलियो मुक्त कर पाए। आज ये पर्यावरण के रक्षक के रूप में, ग्रीन सैनिक के रूप में, ग्रीन गुड डीड्स के प्रवक्ता के रूप में हमारे स्कूलों के बच्चे, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बिहार में, जहाँ शायद पॉवर्टी का इशू भी है,
अवेयरनेस के बारे में भी तो बिहार ने बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए और इसके कारण बिहार को जो है सारे लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं। लेकिन शायद बहुत सारे विषयों पर बिहार में तकलीफ भी है, जैसा मैंने कहा कि फ्लड का इशू है, ड्राउट का इशू है, बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है। इसके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी जैसे योग्य और काबिल और जो डायनामिक मुख्यमंत्री यहाँ पर है, सुशील कुमार मोदी जी यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं और इतनी बड़ी उन्होंने पहल की है, तो शायद ये जो ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट अगर इसको बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर खड़ा करेंगे, लोगों को अपने पर्यावरण हितैषी काम करने के लिए प्रेरित करने का आंदोलन या बिल्डअप करेंगे, तो शायद ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो थ्योरेटिकल हमारे को डिस्कशन बार बार करना पड़ता है, तो क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड की बात करनी पड़ती है, मिटिगेशन के एफर्ट्स की बात करनी पड़ती है, ये सब पता है धीरे धीरे अपने आप कम होते जाएंगे और हम निश्चित रूप से अपने उन आने वाले बच्चों को, क्योंकि जो मेरे दादा ने मुझे गंगा स्नान कराया वो मेरे ख्याल से मैं अपने बच्चों को आज कराने की स्थिति में नहीं हूँ। हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे चैलेंज हैं। जिस हवा को मैंने अपने दादा की गोदी के अंदर जो है बैठ कर ब्रीथ किया, वो शायद मैं अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठाकर नहीं ब्रीथ करा सकता। ये बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये कठिन नहीं है। इसमें हम सबको छोटा छोटा योगदान करना है, छोटे छोटे अनुभव लेने, थोड़ा ग्रीन गुड डीड्स को अपने जीवन के अंदर अपनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सम्मेलन है ये बिहार के अंदर इस काम को शुरुआत करने के लिए बेहतरीन पहल हो सकती है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। केवल इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और विशेषकर पर्यावरण जैसे विषयों पर हम खाली भारत के लिए नहीं, अभी तो सारे संसार को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और सारा संसार बड़ी आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसके पास डीएनए है ऐसा, जिस डीएनए के आधार पर वो दुनिया के लिए सफल उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा सकता है। आइए हम सब मिलकर इसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई संकल्प लें और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का न्यू इंडिया अपनी ही आंखों से, अपने ही कॉन्ट्रीब्यूशन से डिलीवर करने के लिए अपना योगदान देने का यहाँ से जज्बा पैदा करके जाएं। आप सबको बहुत सारी बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आइए अपने छोटे छोटे आवेदनों को बदले और प्रदूषण मुक्त अपने पर्यावरण को बनाए और पर्यावरण हितैषी बने। आपने विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया, अनेक आभार प्रकट करते हैं। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन, मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अनेक आभार, धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद गंभीर रक्षाबंधन के अवसर पर वृक्ष सुरक्षा दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस जैसे अनेक आयोजनों के माध्यम से धरती को हरा भरा रखने का संदेश आपके द्वारा हमेशा ही दिया जाता है। माननीय जी हाँ, इस इंडिया क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2018 के उद्घाटन करता लोकप्रिय एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से हमारा निवेदन है, अनुनय है कि हमारा मार्गदर्शन करें, अनेक कारणों से हम सब स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। माननीय केंद्रीय मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, छत्तीसगढ़ के माननीय वन मंत्री श्री महेश गागला जी, बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री पी.के. शुक्ला जी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार घोष जी, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, पटना के वन संरक्षक श्री गोपाल सिंह जी,
छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरविंद बुआज जी, यहाँ उपस्थित पर्यावरण एवं वन विभाग के सभी अधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञगण, सभी छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पूर्वी भारत जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव यहाँ आयोजित किया गया और इस अवसर पर मुझे भी आने का मौका मिला। और मैं सबसे पहले आप सब लोगों का जो इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं, देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न हिस्सों से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी विशेषज्ञगण जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से अभिनंदन। और जो कुछ भी यहाँ पर चर्चा हुई है और जो इसका मकसद है जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव का, के बारे में सभी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संक्षेप में बात को रखा, छत्तीसगढ़ के मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी और हमारे पर्यावरण वन विभाग के प्रधान सचिव ने प्रारंभ में ही इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। इसलिए मुझे खुशी है और इस विषय पर 2 दिन जब संवाद होगा तो लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे हम बचें और किस तरह से उसके जो खतरे हैं उसको हम पहले से भांप सकें और उससे लोगों का करें। ये सब विषयों पर चर्चा हो और मुझे खुशी है कि इसका अच्छा नतीजा हर्षवर्धन जी की बात पूरे काम होना चाहिए और निश्चित रूप से जो दुनिया भर में हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है और दुनिया के विकसित देशों का जो इसमें योगदान है, इसके देश का कंट्रीब्यूशन के 6 राज्यों की बात कर रहे हैं, योगदान नहीं है। अगर भारत के अंदर भी कुछ पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसमें हम लोग भी सबसे पीछे हैं। पूरे दुनिया में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ में भारत बहुत पीछे है। उसी तरह से भारत में जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होता है उसमें हम 6 राज्य के लोग पीछे हैं और उसमें बिहार को देखिए तो सबसे पीछे। लेकिन भुगतना कैसा पड़ता है, कितना भुगतना पड़ता है। मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय जो एक जनरल नॉलेज के रूप में कुछ चीजों की जानकारी होती थी, जैसे कब मानसून की शुरुआत होगी, कितना रेनफॉल होगा औसत। तो जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो उस समय सुनते थे कि 1200 से 1500 के बीच में एवरेज रेनफॉल है और बिहार में कब मानसून शुरू होगा तो 15 जून को शुरू होगा। ये सब हम लोग जानते थे, उसका देखते अनुभव देखा, सब कुछ हुआ। अब कुछ समय पहले तक एवरेज रेनफॉल 1200 मिलीमीटर माना जा रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो मौसम विज्ञान विभाग है वो पिछले 30 वर्षों का जो औसत वर्षापात होता है 30 वर्षों में, उसका औसत निकालता है, औसत वर्षापात एवरेज रेनफॉल। तो अभी हाल में हम लोग हर साल जून महीने में पूरी तैयारी करते हैं, अपने सभी जिले के कलेक्टर, एसपी और जितने अधिकारी हैं सब लोगों के साथ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे डीएम को रखते हैं। वो तैयारी कर रही है बाढ़ का मुकाबला करने के लिए और सूखे का मुकाबला, दोनों एक साथ करते हैं। और हमारा जो बिहार राज्य है वो हर साल बाढ़ और सुखाड़ दोनों को देखता है। अगर वर्षा नहीं भी होगी तो भी बाढ़ आएगी। तो ये सब तो अलग स्थिति है इस वक्त थोड़ी देर के बाद, लेकिन जो एवरेज रेनफॉल होता है
तो मौसम विज्ञान विभाग भी उसमें मौजूद रहता है, जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं 13 जून को हो रहा है संभवतः इसी महीने। तो हमने उनसे पूछा कि एवरेज रेनफॉल क्या है, तो उन्होंने बताया कि 30 साल के हिसाब से हम लोग करते हैं, तो 1980 से लेकर 2010 तक का जो वर्षापात है हर साल का, तो उसका औसत निकाल करके इस साल के लिए वो कह रहे हैं कितना होगा, तो 1027 मिलीमीटर। कहाँ 1200 मिलीमीटर था, घट करके 1027। लेकिन यह भी उनका 1980 से लेकर के 2010 के बीच का औसत। हमने उनको कहा कि जरा इधर के 20 साल का देख लीजिए, कम से कम 2001 से अभी तक का देख लीजिए, और जब से हम बिहार का काम देख रहे हैं 2005 के नवंबर से, तो 2006 से अभी तक का हाल चाल देख लीजिए। तो अगर 2006 से 2017 का 12 वर्ष का देखते हैं, तो वर्षापात हो गया 912 और इन 12 वर्षों में मात्र 3 साल 1000 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई, और बाकी हर वर्ष में नीचे 800 मिलीमीटर से नीचे। ये स्थिति हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ होता है। बिहार का कोई योगदान नहीं है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ में उस प्रकार का कि जिसकी कोई गिनती करे, लेकिन भुगत रहे हैं कहा, यहां पहुंच गए भुगतते भुगतते। अब इसके बाद जरा देख लीजिए, इस बार जब फ्लड आता तो क्या हाल हुआ। अभी जब फ्लड आया 2016 में, तो क्या हाल, गंगा नदी का जो जल स्तर था वो HFL जो कहलाता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल, वो बढ़ गया। तो आप सोच लीजिए, वर्षापात कम है, लेकिन गंगा नदी का जल स्तर बाढ़ के समय में बढ़ करके पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। गांधी घाट में यहां पर था, पुराना था मैक्सिमम 1994 का 50.27 मीटर, और 21 अगस्त 2016 में हो गया था 50.52। अब इस तरह से देखिएगा तो पूरे सब नतीजा, गंगा नदी का तो हाथीदह, भागलपुर सबका, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा सबका जल स्तर ऊंचा हो। अब देखना ये पड़ेगा कि आखिर जल स्तर इतना ऊंचा हुआ क्यों। उसका सीधा कारण सिल्टेशन, सिल्ट डिपॉजिट इतना ज्यादा होता चला जा रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने इस विषय को उठाया। आप पर्यावरण मंत्री हैं, और अब जलवायु उसके साथ जोड़ दिया गया, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अभी माननीय सुशील जी ने कहा कि बिहार में भी हम लोग पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग इसको कहें, मुझे बिल्कुल उचित है, और जलवायु परिवर्तन उसके साथ जोड़ देना है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग। तो जब जलवायु की बात कर रहे हैं, इन चीजों को भी जरा गौर से देखिए। अपने देश के अंदर देखिए क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा योगदान नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन जो स्थिति हो रही है अपने देश में भी, उसको भी ठीक। अब गंगा नदी सबसे मुख्य नदी अपने देश में, अब उसमें किस तरह का सिल्ट डिपॉजिट होता जा रहा, सिल्टेशन होता जा रहा है, हम लोगों ने इस विषय को बार बार दिखाया। और यहाँ पटना में कॉन्क्लेव किया हम लोगों ने, और इसके बाद दिल्ली में कॉन्क्लेव किया कि जो सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, गंगा की अविरलता प्रभावित होगी। हम लोगों के भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की क्या योजना, निर्मलता, अविरलता, गंगा की दोनों होगी, सिर्फ निर्मलता नहीं, अविरलता के बिना निर्मलता का भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। जैसे अविरलता बहुत जरूरी है, और अविरलता की क्या हालत, नितिन गडकरी जी के जिनमें शिपिंग विभाग भी है, यहां पर एक मीटिंग हुई, उसमें भी हमने उनको कहा, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मिलकर के कहा, और हमने अपना जो भी सुझाव दिया। ये सिल्ट डिपॉजिट जो बढ़ता जा रहा है, सिल्टेशन जो बढ़ता जा रहा है, इसको सोचने की बात है कि कैसे होगा। अब ये सिल्ट को कैसे हटाइएगा, मैंने बार बार कहा, ये नेशनल वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा, आपसे नहीं बहुत पहले से
वाटरवे नंबर 1 घोषित है इलाहाबाद से लेकर आपको फरक्का तक का। इसके बाद इलाहाबाद से बनारस से यहाँ हमने कहा ये वाटरवे सक्सीड नहीं करेगी जब तक सिंडिकेशन के चीज पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा और कैसे इसको खत्म करें, दूर करें, उस विषय को नहीं सोचिएगा तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो कहते जा रहे हैं, हम लोग के कहने पर एक विशेषज्ञों की कमेटी भी बन गई है, वह भी देख रही है, सारा सब कुछ जांच करा। और इंजीनियर लोगों का तो अपना एक होता है सोच, वो तो स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा सोचता है। क्षमा कीजिएगा, आपने हमारा परिचय इंजीनियर के रूप में किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर हम पढ़े, लेकिन इंजीनियर बन के काम नहीं किया। और इंजीनियरिंग का जो अप्रोच होता है वो यही होता है कि वो अपने स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा करे। वो कितना पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है, उन पर बहुत दबाव दीजिएगा तो थोड़ा बहुत सोचेगा, बहुत नहीं सोचेगा। तो खैर जो सिंडिकेशन के लिए जो कमेटी है उसमें भी इंजीनियर लोग हैं, वैसे लोग भी एक्सपर्ट लोग हैं, सब है। लेकिन यहाँ और दिल्ली दोनों जगह जो हुआ, अब इसके बाद स्थिति हम सिर्फ आपकी जानकारी में दे देना चाहते हैं। कल ही जब जलवायु परिवर्तन का कॉन्क्लेव होना था और हमारे पास कुछ कागजात भेजे थे, सब लोगों को बुलाया और हमने कहा कि इसमें तो देख लीजिए, यही जो फिगर इनके कागज में 1200 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल लिखा हुआ, तो हमने बुला करके इनको बता दिया कि 1200 मिलीमीटर अब एवरेज रेनफॉल नहीं है, यह स्थिति है। तो उसके बाद उसका जो भी सुधार। तो कल जब सारी बात हुई तो पता ये चला ये जो वाटरवे बनाना चाह रहे हैं गंगा, अब हालत ये है कि एक जहाज भेजे थे IWAI का, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एक कार्गो वेसल जो चल रहा होगा बनारस से या इधर से जा रहा होगा, वो बक्सर में जो ब्रिज है गंगा पर, उसके 500 मीटर अप स्ट्रीम में, तो उधर से आ रहा होगा, 500 मीटर अप स्ट्रीम में वो वेसल जो है, कार्गो वेसल फंस गया है जनवरी 2018 में। वेसल फंसा हुआ जनवरी 2018 में, क्योंकि रामरेखा घाट के पास, और वहां पर डेप्थ बचा है सिर्फ 1.10 मीटर, यानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर डेप्थ सिर्फ बचा है। इसके बाद उसको खींचने के लिए और उसको बचाने के लिए जो कार्गो वेसल फंसा, तो उन लोगों ने टग वेसल भेजा, और टग वेसल उसके पहले ही यानी बक्सर ब्रिज के 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ही फंस गया। 2 महीना से फंसा। इधर जान लीजिए, जलवायु परिवर्तन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अपने देश के अंदर की स्थिति को भी ठीक से देखें कि क्या हो गया गंगा नदी की इस तरह से। और अविरल का एक बात और बता, बक्सर और आरा के बीच गंगा नदी में, हम तो गाज की बात कर रहे हैं, काई दिख रहा। अब आप सोच लीजिए कि अविरलता तो मस्त हो गई। और आज हम अखबार में देख रहे थे कि बेगूसराय के आगे एक घाट पर पूरे नदी का पानी काला हो गया। गंगा नदी का ये हाल है, बाकी नदियों की चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ आपके ध्यान में ला देना चाहते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के बारे में जितना सोचे, इस बड़ी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, आखिर हुआ चीज। और बात जान लीजिए, कहा जाता है आंकड़ों के हिसाब से कि गंगा नदी जब बिहार में इंटर करती है तो बक्सर में उसमें 400 क्यूमेक्स पानी का आगमन, जबकि नहीं है 400 क्यूमेक्स नहीं, लेकिन आंकड़े कोई मान लीजिए 400 क्यूमेक्स। और जब बिहार की सीमा से बाहर निकलता गंगा निकलती है तो डिस्चार्ज है 1600 क्यूमेक्स। तो मतलब हमारे यहाँ गंगा नदी का पानी आ नहीं रहा, बिहार से ही गंगा नदी में पानी जा रहा है, चाहे गंडक से जाए या कोसी से जाए या किसी और नदी से जाए। और वही उसके आगे फरक्का में और बाद में बांग्लादेश से समझौता किए हैं, इतना पानी आपको देना पड़ेगा, वो कहीं से नहीं दे रहे। और जो पानी आपको गंगा नदी में मिल रहा है, और उसी पानी का बाढ़ हम लोगों का पूरा उत्तर बिहार देता है। और कभी कभी हम बता दें, सोन नदी भी मध्य प्रदेश से आती है। 3 साल पहले मैंने अपनी नजरों से देखा कि सोन नदी की अविरलता ध्वस्त हो गई है, लेकिन उसके अगले साल भयंकर बाढ़ आई। मध्य प्रदेश में जम करके वर्षा हुई, अब तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकल गए, खूब वर्षा हुई।
और उसके चलते वहां डैम बना हुआ है और उसमें पूरा पानी का डिस्चार्ज हुआ, खूब बाढ़ आई हमारे सासाराम वगैरह भी उससे प्रभावित हुए हमारे राज्य। तो ये हाल है अभी नदियों का। तो आखिर कारण क्या है, इतना ही संक्षेप में बताना चाहता हूं। दोनों कारण, बिहार भी तो पानी दे रहा है गंगा नदी में, बढ़ा रहा है गंगा नदी का पानी, उसका प्रवाह बढ़ा रहा, लेकिन झेल सबसे ज्यादा रहा। कारण क्या है? कभी लोगों ने पर्यावरण पर नहीं सोचा। हम पूजा तो करते हैं गंगा नदी, लेकिन छेड़छाड़ तो खूब हो गया। अब आप बताइए, आपके स्ट्रीम में कितना डैम बन गया? टिहरी डैम, कितना डैम बन गया? इसका तो एक नहीं अनेक डैम है। टिहरी डैम उत्तराखंड में, विष्णुप्रयाग जल विद्युत गृह के लिए सिंचाई बराज कैसे बना, हथनी कुंड, भीमगौड़, नरौरा, इतने ज्यादा इसमें डैम बने कि पानी का जो प्रवाह था उसको तो रोका गया, और गंगा नदी के जल की जो खासियत थी उसके साथ तो पूरी छेड़छाड़ हो गई। वो जो नेचुरल फ्लो था उसको भी रोक दिया, और दूसरी तरफ जंगल की कटाई भी हो रही थी। तो उससे हो ये रहा है कि काफी सिल्ट निकल रहा है। पहले पेड़ के चलते उतना सिल्ट नहीं निकलता था, उससे ज्यादा निकल रहा है, और उससे ज्यादा निकल रहा है, और प्रवाह पानी का है। और नीचे क्या हुआ? फरक्का बराज बन गया। अब फरक्का बराज बन गया तो जो भी पानी का प्रवाह था उसके साथ ही सिल्ट जाएगा बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में। अब उसमें उतरी हुई वो कारगर उसका नहीं है फरक्का बराज का, उसके चलते उतना सिल्ट निकल नहीं रहा। अब दिखला दीजिए, उस समय केंद्रीय मंत्री ने सिंचाई की, उनको मीटिंग हो रही थी, उसके बाद हम बुलाए तो दिखा दिया हमने पूरा वहां से कि किस तरह से सिल्ट डिपॉजिट बढ़ता चल रहा है। अब हालत है, जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग सोचेंगे तो देखना पड़ेगा। और सिल्ट के बारे में अगर सोचते हैं कि सिल्ट को हम निकाल लेंगे, उससे नहीं होगा मैनेजमेंट। सिल्ट को तो फ्लो मिलना चाहिए, आप निकाल नहीं सकते हैं सिल्ट को। सिल्ट को निकालने से नहीं होगा। जो कहा गया है कीपिंग द सिल्ट अवे, यानी उसको निकाल लीजिए, उससे सिल्टेशन की समस्या का समाधान नहीं होगा। उस समस्या का समाधान है गिविंग द सिल्ट वे, उसको रास्ता दीजिए निकलने का सिल्ट का, पानी के प्रवाह में वो निकलते हुए समुद्र में जाएगा, ये है रास्ता। और आपने कहा कि भाई नहीं होगा आपका वाटर वे चलेगा। आप देखिए वाटर वे बना रहे हैं, बक्सर से 500 मीटर फंसा हुआ उनका कार्गो वेसल, और उसके ऊपर फंसिया उसको खींच करके निकालने वाला इसलिए हम लोगों को हर पहलू को गौर करना पड़ेगा। और हमने आपके समक्ष एक नदी की चर्चा कर दी, बाकी नदियों की चर्चा करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ऐसी स्थिति है तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और फ्लड से जितना हम प्रभावित हो जाते हैं, अब आप कल्पना नहीं करेंगे पिछली बार किस तरह का फ्लड आया। एक साल पहले 2016 में तो गंगा नदी के किनारे वाले जिले से प्रभावित हो गए, और पिछले बार जो नेपाल के सीमा पर और नेपाल के अंदर और अपने बिहार में, भारत में पानी नहीं पड़ रहा है, लोग और एक बार जब वर्षा शुरू हो गई तो 3 से 4 दिनों के अंदर कोई आप समझ लीजिए 200 मिलीमीटर से लेकर के 400 मिलीमीटर तक की वर्षा, और उसके बाद हुआ क्या? इतना पानी हुआ और इतना फ्लो चेंज हुआ कि जो हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यानी फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति का सामना हम लोगों को बिहार में करना पड़ा। तो ये कुल मिलाकर के हम लोग भूगर्भ से उतरे। अब मौसम विज्ञान विभाग हम भी क्या करें? शुरू में तो उसने कह दिया कि इस बार मानसून 2 दिन पहले आएगा। जब 5 दिन पहले 2 दिन पहले मानसून नहीं आता था, 1 सप्ताह बाद आएगा, फिर कह रहा है कि 1 सप्ताह बाद आएगा, और फिर आज अखबार में देखे कि आने वाला है। क्या हमने उनको कहा जो है, देखिए हम लोग का जो पुराना समय है उसके हिसाब से था कि ये जो गर्मी का दिन है उसमें पुरवैया हवा चल रही, उसमें उमस है। जो बरसाती गर्मी का एहसास तो हम लोगों को हो रहा था इस बार की तो गर्मी है, उसमें तो लू की फीलिंग होनी चाहिए थी।
लेकिन हुआ ही हमको डर लगने लगा कि पता नहीं क्या हो। भगवान से प्रार्थना तो करते हैं कि बचा दीजिएगा, सूखा न पड़े, वही। अब तो जो स्थिति हो रही होती चली जा रही जलवायु परिवर्तन का, तो अपने देश के अंदर का जो हाल हो रहा है, तो जब तक आप गंगा नदी में जो ऊपर जितना डैम बना ई फ्लो जब तक आप नहीं कराइएगा 50% उसमें से निकाल करके, हम नहीं समझते हैं कि गंगा नदी की व्यवस्था को बचा। ये बहुत आवश्यक होगा, सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ कार्यक्रम बना लें, योजना बना लें, अभियान चला लें, वह भी जरूरी है जन जागरण के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कंटेक्स्ट में भी देश के संदर्भ में मौलिक तौर पर सोचना पड़ेगा कि हमें क्या क्या करना है और उन चीजों को करना पड़ेगा। हम तो आपको यही सुझाव देंगे, और बाकी तो मत समझिए यहाँ के लिए हम लोग इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज के लिए हम लोग अलर्ट हैं, हर चीज के लिए अलर्ट है। अब अभी जो होता है, जो क्रॉप साइकिल हमारे बिहार में सबसे ज्यादा एरिया में कवर्ड है, क्रॉप साइकिल देखिएगा तो धान और गेहूं, और फिर एक अच्छा खासा एरिया जहां मक्का। लेकिन अब जो स्थिति है, जिस तरह से वर्षापात घटती चली जा रही है, और जब वर्षा हो तो अचानक बहुत ज्यादा पानी पड़े और फिर सूखे की स्थिति हो जाए। अब जो बिहार के बारे में तो अवधारणा में अब पानी खूब है, कोई पुरानी सब बातें। अब पानी खूब नहीं है, पानी खूब आता है और निकल जाता है, उसका हम लोग भी झेलते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति बिहार की नहीं, जो मान लीजिए कल्पना कर लीजिए कि भाई हमारे यहाँ पे खूब पानी, क्या पानी, हम लोग उदाहरण बताते हैं। जो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी नदी, सबसे पवित्र नदी, सबसे पूजनीय नदी, उसकी हालत को क्या पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को तो देखना पड़ता है। तो पहले से ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम आपको जानकारी देंगे, हमारा कृषि रोड मैप, उसमें इन चीजों का ध्यान रखा गया, और 2016 के मार्च में हम गए, यहीं पर है बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्थापित हुआ उसका समस्तीपुर जिले में, जहाँ सबसे पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, जो 1934 के बाद दिल्ली का चेंज है, उसके चलते क्या होना चाहिए, वर्षा की कमी, वर्षा पात पर जो असर पड़ रहा है, तो जो यहाँ कौन कौन सा क्रॉप लेनी चाहिए, क्या क्रॉप साइकिल होना चाहिए, इन सब चीजों पर हम वहां गए और वहां का काम देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर हम लोगों ने जिम्मेवारी दी कि भाई आप जो बॉर्लॉग उनको एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिणत हो गया, फिर जो हमारा एक नया बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर हो, और फिर ICAR का यहाँ पर एक रीजनल सेंटर है। इन सब के वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को हम लोगों ने कहा कि आप काम करिए और बिहार के बारे में सोचिए कि कौन से और क्रॉप हो सकते हैं, कौन सा क्रॉप साइकिल हो, तो उन सब चीजों पर काम हो रहा है। उसके बारे में योजना बन रही है और अलग अलग जगहों पर काम करते हुए लोगों को सलाह दिया जाए। एक एक चीज की एडवाइजरी क्या दी जाती है। अगर लू चल रहा है, और एक बात देखा हमने कि बैसाख महीने के बाद ज्यादा अगलगी की घटना यहाँ होती है। 3 साल पहले अचानक देखा कि तो 6 महीने में शुरू हो गया, और ऐसी स्थिति, और आजकल तो देखिए तो इतना वज्रपात हो रहा है, थंडरस्टोर्म, इसके अलावे और भी बिजली इतनी कड़कती है, और सब चीजों के बाद इतने लोगों की मौत हो जाती है। हर तरह से देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है, उसको हम लोग सफर कर रहे थे। तो सब चीजों के बारे में जो भी चीजें हमारी, एक बार जब हुआ 3 साल पहले, तो हम लोगों ने एक एडवाइजरी निकाला कि भाई तो आग लग रही है, तो फिर उसका विश्लेषण किया तो पता चला कि जितनी आग लग रही थी वो सब 12 बजे दिन से लेकर 4 बजे के बीच। तो हम लोगों ने एडवाइजरी कहा कि जारी करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई खाना वगैरह बना लीजिए 10 बजे के पहले, और फिर 5-6 बजे के बाद खाना बनाना शुरू कीजिए। कुछ इस तरह की बातें 3 दिन कारणों से होता है। और उसके बाद उस समय गर्मी के दिन में जल जो कि बहुत होता है, तो हम लोगों ने कहा कि जितना ये सब लगाते हैं आप, तो उसको भी जरा समय के पहले कर दिए। जानते हैं एडवाइजरी इशू करने पर मेरे साथ क्या हुआ, हमको एडवाइजरी इशू किया तो एक आदमी आया जनता के दरबार में, मुख्यमंत्री के रूप में हम एक समय ही काम चलता रहता था, तो एक लड़का आया और मेरे ऊपर चप्पल, तो पुलिस वाला उसको पकड़ा तो छोटे काहे चप्पल फेंका।
तो कहा कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि 10-11 बजे तक ही कर लो हवन। हमने कहा ना इसको बैठाओ बैठाओ बैठाओ, क्या बात की चर्चा है, इसकी क्या स्थिति है। यही ये मानसिकता है। आप उनको एडवाइजरी कीजिए कि भाई इसके चलते आग लग जाती है और हवन करते हैं तो उसके पहले पानी का भी इंतजाम रखिए। ये एडवाइजरी देने में भी कोई आदमी चप्पल दे देता। हम उस कुर्ता को सुरक्षित रखिए, रखिए सुरक्षित कि भाई जानना चाहिए। तो एडवाइजरी भी इशू करिएगा तो एडवाइजरी इशू करने पर बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी एडवाइजरी इशू करते हैं। अभी भी हम लोगों ने सारे एक एक चीज को लेकर एडवाइजरी इशू किया है और लोगों के बीच में बताते हैं। कृषि रोड मैप, और बिहार पहला राज्य है जिसने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का रूट मैप बनाया। पहला राज्य है जिसने रूट मैप बनाया और उस पर हम लोग काम करें। तो देखिए काम तो हम लोग करते हैं। आज जलवायु परिवर्तन का कॉन्क्लेव हुआ है, बहुत अच्छा है। इससे जो भी विचार विमर्श कर आएगा उसको सभी विभागों का, और हमने एक ही बात कहा, अब विभाग को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अब माननीय सुशील जी का काम है अपना देखेंगे और उसमें कोऑर्डिनेशन का भी हमने सलाह दे दिया है कि इसके लिए कृषि हो, एनर्जी हो, इरिगेशन हो, सबके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और सही बात है, सौर ऊर्जा की जरूरत। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, अभी 4 साल पहले एक गांव में पूरा सोलर एनर्जी से लगी। सोलर एनर्जी लगी, हमको आया कहने के लिए चलिए जरा उस गांव में चलिए। हमने कहा हम चलेंगे लेकिन लोग संतुष्ट नहीं होंगे। साहब उस गांव में गए, जानते हैं पूरे गांव को सोलर एनर्जी से सप्लाई कर दिया था। उसका जब उस गांव में गए तो लोग खड़े थे और नारा लगा रहे थे और नारा लिखा हुआ था फ्लेक्स पर। क्या लिखा हुआ था? हमें नकली नहीं असली। मैंने लोगों की नजर में सौर ऊर्जा नकली बिजली है। आप ग्रिड के द्वारा जो कोयला से बनाते हैं, जो इतना हमारे पूरे क्लाइमेट को बर्बाद कर रहा है, उसको असली। तो खैर हम मीटिंग में गए तो ऊर्जा सचिव वगैरह सब ने कहा कि भाई बाहर दूसरे गांव तक का तो ग्रिड सप्लाई हो गया, इस गांव में कब तक कर दीजिएगा? तो काम 15 दिन। तो हमें कहा ठीक है 1 महीना। वो तो मुख्यमंत्री नहीं थे, छोड़ दिया था। तो सब लोग फिर मौजूद, हमने कहा 15 दिन। तो हमने मीटिंग में कहा लोगों को कि भाई आपके यहाँ तो 1 महीने में ग्रिड से सप्लाई हो जाएगा बिजली का। लोग खूब ताली बजाया। उसके बाद हमने कहना शुरू किया कि आप जो भी नारा लगा रहे हैं, असली बिजली कौन है? ये कोयला कितना दिन तक रहेगा? एक समय के बाद तो कोयला समाप्त हो जाएगा, और कोयला समाप्त हो जाएगा तो जिसको आप असली बिजली कह रहे हो, कहां रहेगी बिजली? अरे असली ऊर्जा तो सूर्य है, वहीं से सब कुछ है। जैसे असली ये है, सब लोगों को समझ में बात आई कि हम लोग को नारा लगा रहे थे, वो गलत लगा रहे थे। असली बिजली यही है, अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो क्या कीजिएगा? इसके लिए तो बहुत कम पेन चलाना पड़ेगा। और हमारे युवा लोग बैठे हुए छात्र है, और इनसे ज्यादा इफेक्टिव कोई नहीं होगा। भाई जान लो, बिहार में अगर साफ सफाई के बारे में बिना हाथ धोए लोग खाना खाता था। हम तो जब एमपी थे तो सेंट्रल हॉल में न जाने कितने लोगों को कहा बिना हाथ धोए करके खा रहे। भाई आप लोग खाइए, ये कराते रहते थे। लेकिन आज हमारे बिहार में यहाँ तक कि स्कूली बच्चों में चेतना आ गई कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए। अपने घर के लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि हाथ धोकर ही खाना चाहिए। तो इससे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, यही लोगों को जलवायु के प्रति कॉन्शियस कर सकते हैं, क्लाइमेट के प्रति कॉन्शियस कर सकते हैं, और उसके साथ जो छेड़छाड़ होता है उससे लोगों को जागरूक कर सकते हैं और बना सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है। और 2 दिन के अंदर जो भी हमने विषय देखा बहुत सुंदर है। उन सब चीजों पर अगर चर्चा हो और उसके बाद जो एक आप बनाइए कार्य योजना, बिहार में तो हम लोग लागू करेंगे और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ लागू करेंगे। अभी माननीय सुशील जी ने आपको बता दिया, जहाँ थर्मल पावर प्लांट लगना था 2 जगह लैंड एक्विजिशन कर लिया था, एग्रीमेंट हो गया था हम लोगों का। लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने तय किया कि अब थर्मल प्लांट नहीं लगाएंगे, अब सोलर ऊर्जा वहां लगाएंगे। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी कर रहे हैं, और अपनी तरफ से भी नदी का प्रभाव इन सब चीजों पर कर रहे हैं। जैसे आपका बहुत कॉन्शियसनेस हमारा भाषण सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ।
इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि कहीं अगर नितिन गडकरी कोई बात कीजिएगा और जो गंगा की अविरलता है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और नहीं तो आपके पास समय रहेगा तो हम आपको दे करके चल के गंगा नदी का पूरा दिखवाएं यहाँ से वहां। आज आपका समय नहीं रहेगा तो वो समय निकालिए, हम और सुशील जी दोनों आपको लेके चलेंगे, आपको बैठा करके। हम लोगों के पास हेलीकॉप्टर है, बहुत शिक्षा हेलीकॉप्टर है, शिक्षा मत करिएगा, आपको पूरा दिखा गंगा नदी का हाल देखिए। इससे जलवायु परिवर्तन पर एक कॉन्फ्रेंस बहुत सुखद है मेरे, और एक बात जान लीजिए, हर आदमी को कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बापू ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा, ये धरती लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने में सक्षम है। नीड को पूरा करेगा, ग्रीड को पूरा नहीं करेगा। ये और यह पर्यावरण के ऊपर दिखता है। हम जब भी बोलते हैं तो लोग दूसरा बात इस बात निकालते हैं, नीड ग्रीड बोलते हैं तो तुरंत दूसरा दिन कुछ और समझ सकता है, दूसरे को पर्यावरण से संबंधित, यानी जरूरत को पूरा करने में पृथ्वी सक्षम है, लालच को नहीं पूरा कर सकता है। सब लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमें क्लाइमेट के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, कुदरत के प्रति, नेचर के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। और इस सजगता में बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए वो लोगों को सजग करेंगे, और हमारी युवा पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं वो इस चीजों को फैलाएंगे। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना बंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। गलती स्वीकार करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। कुछ यही संदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अत्यंत सजग एवं सचेत माननीय मुख्यमंत्री जी का खूब आभार, अनेक धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब